Hello, students. Welcome again to this Google Classroom. I hope you all are doing well at home, staying safe. So, today is our first lecture of second week. और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की लेज़र सिस्टम्स के बारे में और हमने बात की रूबी लेज़र के बारे में, हमने बात की हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। आज भी हम बात करेंगे एक नए लेज़र सिस्टम के बारे में, विच इज़ डाई लेज़र एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लिक्विड लेज़र। और जैसे कि रूबी लेज़र के लिए हमने बोला कि दैट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल लेज़र। सिमिलरली हीलियम नियॉन के लिए हमने बोला कि दैट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गैस लेज़र। ऑन द सेम लाइन्स डाई लेज़र जो है दैट इज़ द फर्स्ट ब्रॉडली ट्यूनेबल लेज़र and it was invented around 1966 by Peter Petrimovich Sorokin and Fritz Peter Schaeffer। दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसको स्टडी किया था डिफरेंट डाई मॉलिक्यूल्स के साथ। और बात की मैंने कि दैट इज़ द ब्रॉडली ट्यूनेबल लेज़र, व्हाट इट मीन्स। थोड़ा पीछे जाते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र अगर आपको ध्यान हो उसमें एनर्जी लेवल स्कीम में हमारे पास तीन एनर्जी ट्रांजिशंस ऐसी थी कि जिसमें हमारे पास लेज़र एक्शन हो पा रहा था, corresponding to lambda 3.39 micrometers, 1.15 micrometers, and the third one is the conventional 60 to 8 angstroms red light। और हमने कैविटी के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट की थी कि जो डिज़ायरेबल आउटपुट है वही हमारे पास आएगी, बाकी की जो अनवांटेड वेवलेंथ्स थी वो सप्रेस हो जाती थी इनसाइड द कैविटी। और सिमिलरली हम ट्यून कर सकते हैं, हम चाह सकते हैं कि हमारे पास 3.39 माइक्रोमीटर का आउटपुट आए, हमारे पास दूसरे बाकी सप्रेस हो जाएं। सो अकॉर्डिंगली हम उसकी ऑप्टिकल थोड़ी अरेंजमेंट्स करेंगे एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ़र्स्ट गैस लेज़र जो हीलियम नियॉन लेज़र था उसका आउटपुट जो था दैट वाज 1.15 माइक्रोमीटर्स। सो एक तरह से हमारे पास ऑप्शन है तीन वेवलेंथ्स में से कौन सी आप डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं। सो वो है एक तरह से हम ट्यून कर पा रहे हैं अपनी लेज़र। सो हीलियम नियॉन लेज़र जो है काइंड ऑफ ट्यूनेबल लेज़र है, लेकिन मैंने डाई लेज़र के लिए बोला कि इट इज़ अ ब्रॉडली ट्यूनेबल लेज़र। मीन्स कि यहाँ पे एक रेंज रहता है वेवलेंथ्स का, रिलेटिवली ब्रॉडर ऑप्शन है हमारे पास जिसमें से हम अपनी डिज़ायर्ड लेज़र आउटपुट के लिए उसके लिए जो चाहते हैं ऑपरेशन वो सेट कर सकते हैं। और कैसे कर पाते हैं और क्यों ये हो पाता है, कैसे पॉसिबल है, ये हम सब आगे स्टडी करेंगे। और एक ऑर्गेनिक डाई लेज़र जो है दैट इज़ अ 4 लेवल लेज़र स्कीम आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी। और इसको दो तरह से आप ऑपरेट कर पाते हैं, पल्स्ड ऑपरेशन भी ले सकते हैं आप इससे, एक कंटिन्यूस ऑपरेशन भी ले सकते हैं, ये भी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि हम हर लेज़र के लिए बात करते आए हैं, पहले तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वन इज़ एक्टिव मीडियम, सेकेंड इज़ पम्प एंड थर्ड इज़ योर रेजोनेंट कैविटी। एक्टिव मीडियम इस केस में दैट इज़ योर ऑर्गेनिक डाई मॉलिक्यूल और उसको हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मोस्ट कॉमनली जो डाई यूज़ होती है दैट इज़ द रोडामिन 6G। और हर डाई मॉलिक्यूल का अपना एक रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, जिसमें आप डिज़ायर्ड आउटपुट जो है ट्यून कर पाते हैं। और टू नेम अ फ्यू ऑर्गेनिक डाइज, बहुत सारी डाइज हैं हमारे पास। सो टू नेम अ फ्यू वी हैव एक्सलाइट, क्यूमरिन, फ्लोरेसीन, स्टिलबीन एंड टेट्रासीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए हमारे पास वाटर है, बेंजीन है, इथेनॉल है, पी डायोक्सिन है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि कुछ डाइज ऐसी होती हैं जो मोर देन वन काइंड ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं हम। और इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि अब आपका सॉल्वेंट चेंज हो गया है, सेम डाई के लिए आप फिर सेम डाई मॉलिक्यूल यूज़ करके यू कैन चेंज दी वेवलेंथ रेंज, क्योंकि अब आपका जो सॉल्वेंट है वो आपने चेंज कर दिया है। लेट अस से कि अगर मैंने कोई भी डाई ली है और उसको बेंजीन में डिज़ोल्व किया है, तो और उसको फिर उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो उन दोनों के लिए वेवलेंथ रेंज आप मॉडिफाई कर सकते हैं सेम डाई मॉलिक्यूल के साथ। देन नेक्स्ट कम्स पंप। पंप जानते हैं हम सभी के सॉलिड स्टेट लेज़र्स और लिक्विड लेज़र्स के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग ही यूज़ करते हैं। और इसमें आप ऑप्टिकल पंपिंग के लिए सोर्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लैम्प लेज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं डाई लेज़र को पंप करने के लिए। और देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ रेजोनेंट कैविटी, and that is a combination of two mirrors. This you all know. One is highly reflecting and other is partially transmitting. अब ये सब कैसे
डिज़ाइन करना है, कैसे रेजोनेंट कैविटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे पंपिंग करनी है और क्या लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें लेज़र एक्शन होता है. सो वी विल नाउ डिस्कस them in detail. So here we go. We will first talk about the construction of this dial laser, sorry. और उसके लिए सबसे पहले we will start with the pumping geometry. पंपिंग ज्योमेट्री सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग के लिए मैं बात करूँगी. ऑप्टिकल पंपिंग के लिए दो तरह से ज्योमेट्रीज यूज़ हो सकती हैं. एक है लॉन्गिट्यूनल ज्योमेट्री, द सेकेंड वन इज़ ट्रांसवर्स ज्योमेट्री. आप देख पा रहे हैं आपके सामने है फिगर. डायसेल है, यू हैव योर मिरर्स एज यूजुअल, लेकिन पंप जो है आपने अलग अलग तरह से एम्प्लॉय किए हैं. एक में आपने कब पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूनल है, कब पता चलेगा कि ट्रांसवर्स है. लॉन्गिट्यूनल के केस में दिस इज़ योर रेजोनेटर एक्सिस, दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. और या फिर आप कह सकते हैं लेज़र बीम एक्सिस भी आपका यही है. अगर तो ऑप्टिकल पंप से जो बीम आ रही है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड अलोंग द रेजोनेटर एक्सिस, वो उसी दिशा में आप दे रहे हैं एनर्जी, तो जिस दिशा में आपका रेजोनेटर एक्सिस है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूनल ज्योमेट्री. और अगर आपका पंप जो है पंप बीम है दैट इज़ perpendicular टू द रेजोनेटर एक्सिस, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स ज्योमेट्री. लॉन्गिट्यूनल ज्योमेट्री को हम एंड पंपिंग भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स ज्योमेट्री को हम साइड पंपिंग ज्योमेट्री भी बोलते हैं. अब हो क्या रहा है इसमें, अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि जो आपका ये है M1 विच इज़ फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड दिस इज़ योर M2 विच इज़ पार्शली ट्रांसमिटिंग मिरर. सो किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये पंप बीम जब इस पर फॉल करेगी, ये तो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. कोई भी सोच सकता है ऐसा, लेकिन उसके लिए आप रिकॉल कीजिए थर्ड सेमेस्टर में हमने बात की थी एंटी रिफ्लेक्शन और हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग्स के बारे में. एंड उनमें हमने देखा था कि जो थिकनेस है कोटिंग्स का दैट डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ. सो इसके लिए आपके पास जो आप यहाँ से पंप दे रहे एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं, उनके वेवलेंथ के लिए इसकी कोटिंग ऐसे की जाती है कि इट एक्ट एज एंटी रिफ्लेक्टर. ये इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, इसको इट विल लेट इट पास थ्रू इट और रीच द डायसेल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद पंपिंग स्टार्ट हो जाएगी. बट जो अंदर इससे इसकी एमिटेड बीम आएगी, इससे एमिशंस होंगी, उनके लिए ये क्या है, हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर. सो इसकी वजह से बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेगी बीम इनसाइड द कैविटी एंड अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द M2 मिरर. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक रहता है. वो ड्रॉबैक क्या है कि आपकी ये डायरेक्शन है इंसिडेंट जो आप करवा रहे हैं एनर्जी, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये दो एंड्स ही आप अच्छे से जो है इन पे ही आप लाइट फॉल करवा पा रहे हैं, एनर्जी फॉल करवा पा रहे हैं. इसका क्या ड्रॉबैक हुआ कि अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एनर्जी. और अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा एनर्जी का तो क्या होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन आएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल. टेम्परेचर वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लेज़र ऑपरेशन को वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा. इस वजह से इस केस में हमारे पास बीम क्वालिटी जो है दैट इज़ पुअर. और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास अनदर ज्योमेट्री है दैट इज़ विच इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स ज्योमेट्री, जिसको हम साइड पंपिंग ज्योमेट्री भी बोलते हैं. इस केस में इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि जो आपके ऑप्टिकल पंप बीम है डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेजोनेटर एक्सिस, और इसमें बहुत अच्छे से आप अलोंग द लेंथ बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म एलिमिनेशन कर पा रहे हैं. यूनिफॉर्म एलिमिनेशन हो पा रहा है तो क्या हो रहा है कि अलोंग द लेंथ इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है एनर्जी का. इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है तो कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई ऐसी वैसी डिटेरियोरेटिंग फैक्टर नहीं है, और इसमें आपके पास जो लेज़र बीम क्वालिटी है वो बहुत अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गिट्यूनल पंपिंग ज्योमेट्री. सो इस तरह से दो तरीके से आप पंप एम्प्लॉय कर सकते हैं. पंप की तो आपने देख ली कि कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द रेजोनेंट कैविटी. डायसेल्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड अरेंजमेंट है किसी भी रेजोनेंट कैविटी के लिए दैट इज़ द एलिप्टिकल रेजोनेंट कैविटी. एलिप्टिकल
कैसे पता चलता है कि ये इलिप्टिकल रेजोनेटर है? अगर एक फोकस पे आपके पंप सोर्स रखा जाए और एक फोकस पे आपके डायसेल यानी कि लेजिंग मीडियम वो रखा जाए, डायसेल को क्यूवेट भी बोलते हैं, तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ज्योमेट्री। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम according to which the rays emitted from the pump placed at one focus, they are reflected into the absorber placed at the other focus. So यहाँ से जो rays निकलेंगी दे आर बींग रिफ्लेक्टेड इन टू दी अदर फोकस। एक फोकस से जो रेज निकली वो दूसरे फोकस पे दे आर बींग रिफ्लेक्टेड इन टू दैट फोकस। ऑफकोर्स वो आप कोटिंग तो करेंगी तभी रिफ्लेक्शंस हो पाएंगी, इस पर कोटिंग होती है। तो इसका डिज़ाइन दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट ज्योमेट्रिकल थ्योरम, और उस वजह से क्या हो पा रहा है कि आप प्रॉपरली इसको पंप कर पाएंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रेडिएशंस आर गोइंग टू लीव द सिस्टम, कहीं पे कोई लॉसेस, कोशिश है कि मिनिमम लॉसेस हों। सो एलिप्टिकल रेजोनेटर में क्या क्या हो रहा है कि आपके एक फोकल लाइन पे आपका लीनियर सोर्स पड़ा है, लीनियर पंप पड़ा है, और एक फोकल लाइन पे आपका लीनियर सेल है, डायसेल। और जो रेज हैं विच आर एमिटेड फ्रॉम द लीनियर पंप, दे आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इनटू द अदर फोकल लाइन। और उसके बाद जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है दैट इज़ योर mirrors, which is out of which one is highly reflecting, other is partially transmitting. So this is the design of an elliptical resonator. और एक elliptical resonator के क्रॉस सेक्शन का जो eccentricity है वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। कम और ज़्यादा कब होगा? कम होगा जब इन दोनों का, आपके लीनियर सेल का और लीनियर पंप का जो डिस्टेंस है रिलेटिवली कम हो, सेपरेशन इनमें कम हो। और ज़्यादा कब होगा कि जब इनका जो आपस में सेपरेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। I hope this is clear to you. So now we will move on to the very important segment which is the लेज़र मैकेनिज़्म कैसे होता है, वर्किंग कैसे है इसमें, कैसे आपके पास लेज़र बीम आ रही है। सो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वी शुड बी वेल अवेयर अबाउट द एनर्जी लेवल स्कीम ऑफ अ डाई मॉलिक्यूल। सो सभी ने पढ़ा है कि एक डाई मॉलिक्यूल के लिए, डाई मॉलिक्यूल चलिए भूल जाते हैं, मॉलिक्यूल के लिए आप सभी ने पढ़ा है कि 3 तरह के हमारे पास एनर्जी एनर्जी लेवल्स होते हैं। वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, अदर इज़ वाइब्रेशनल स्टेट्स, थर्ड इज़ रोटेशनल स्टेट्स। जब मैंने बात की थी कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि एक ब्रॉड रेंज रहता है हमारे पास वेवलेंथ्स का डाई लेज़र्स को ट्यून करने के लिए, उसका रीज़न यहाँ से आएगा क्यों रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं और फिर फर्दर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में मल्टीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स है, फर्दर वाइब्रेशनल स्टेट्स में मल्टीट्यूड ऑफ रोटेशनल स्टेट्स है। सो इस वजह से कंटिन्यूम है, एक रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है ट्रांजिशंस करवाने के लिए भी, और उसके बाद एमिशंस जब डिके होगा तो एमिशंस होंगे, एब्जॉर्प्शंस करवाने के लिए भी आपके पास रेंज है, वाइड रेंज, और एमिशंस करवाने के लिए भी आपके पास वाइड रेंज है। सो एक कंटिन्यूम है जिस वजह से आपके पास एक प्लेथोरा है जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स का, जिसके वजह से हमारे पास रेंज रहता है कि हम अकॉर्डिंगली अपने वेवलेंथ ऑपरेशन के लिए ट्यून कर पाते हैं किसी भी डाई लेज़र को। अब आप सभी जानते हैं दिस इज आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और एनर्जी का रिलेशन। सो इसमें क्या होता है, अब हम समझते हैं कि 4 लेवल लेज़र कैसे है। ये 4 लेवल लेज़र देखिए, ये मैंने रिप्रेजेंट की हैं वाइब्रेशनल स्टेट्स, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ सिंपल सिंगलेट स्टेट है ये अभी। सो सिंपल मैंने 4 लेवल स्कीम बताने के लिए ये ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यू ज़ीरो S0 ग्राउंड स्टेट में है आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसको आपने पंप किया, एनर्जी दी, इट इज़ एक्साइटेड टू सम न्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ मैंने 0 1 2 शो किया जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कि किसी भी लेवल में जा सकता है। देन उसके बाद
ड्यू टू थर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन। थर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है एक रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, और ये इसकी वजह कई हो सकती हैं। ये जनरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स की वजह से भी हो सकता है। सो ये बहुत फास्ट ट्रांजिशन है। इट विल कम बैक टू न्यू इक्वल टू ज़ीरो ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1, और ये रेडिएशन लेस है, और इसका टाइम पीरियड 10⁻12 सेकेंड्स है, बहुत फास्ट है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड स्टेट, नैनो सेकेंड्स का इसका टाइम पीरियड है। देन उसके बाद यहाँ से इट विल मेक अ ट्रांजिशन टू न्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ऑफ योर S0 इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट स्टेट। और यही जो लेवल है थर्ड लेवल, ये जो ट्रांजिशन है थर्ड ट्रांजिशन, दैट इज़ व्हाट इज़ द लेज़र ट्रांजिशन। इसे फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। फ्लोरेसेंस इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रॉम्प्ट ट्रांजिशन। देन फ्रॉम न्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, लेट से यहाँ पे जैसे न्यू इक्वल टू 2 में आया है ये इलेक्ट्रॉन वापस, देन अगेन इट विल थर्मल रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड इट विल अगेन कम बैक टू न्यू इक्वल टू ज़ीरो, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं कि वन इज़ योर एक्साइटेड स्टेट, अदर इज़ योर मेटास्टेबल स्टेट, देन इज़ योर लोअर एक्साइटेड स्टेट, एंड देन अल्टीमेटली योर ग्राउंड स्टेट। सो इट इज़ अ 4 लेवल लेज़र। 4 लेवल लेज़र। अब बात आती है कि कैसे ये कंटिन्यूस है, कैसे ये पल्स्ड है। सो इट विल डिपेंड कि आपने सोर्स कौन सा यूज़ किया है पंप करने के लिए। अगर तो आपने फ्लैश लैंप यूज़ किया है, फ्लैश लैंप में आप जानते हैं सभी के फ्लैशेस होते हैं, फ्लैशेस का एक टाइम पीरियड रहता है, तो उस वजह से आपके पास क्या होगा, पल्स्ड ऑपरेशन आएगा। और लेज़र अगर आपने कंटिन्यूस लगा रखी है, लेज़र सोर्स कंटिन्यूस होते हैं, हमारे पास बीम्स आती हैं कंटिन्यूस सोर्स, कौन सा हीलियम नियॉन लेज़र ही है हमारे पास जैसे। तो अगर आपने उससे पंप किया है इसको, और भी बहुत से लेज़र्स हैं जो कंटिन्यूस लेज़र्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली ये ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि ये तो अपने आप में ही पहले ही कंटिन्यूस लेज़र का ही इसका सेटअप है, 4 लेवल स्कीम है इसका। सो उस टाइम में आपके पास क्या आएगी, एक कंटिन्यूस आउटपुट आएगी। नेक्स्ट, ये तो सी सिर्फ सिंपल सी कि 4 लेवल लेज़र कैसे है, लेकिन एक्चुअल में अब हो क्या रहा है डायलेज़र के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ सिंगलेट स्टेट्स नहीं होती हैं, ट्रिपलेट स्टेट्स भी होती हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी सिंगलेट स्टेट से कम होती है। अब क्या होगा, ये तो था जो मैंने इस यहाँ पे शो किया है, ये इतना पोर्शन, दैट इज़ द ट्रांजिशंस विच आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ दीज ट्रांजिशंस। यहाँ तक तो था, सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, हमारा लेज़र एक्शन हो पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाए ट्रिपलेट स्टेट में, एनर्जी कम है, इट कैन मेक ट्रांजिशन, एंड दिस इज़ नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है कि जब आप एक तरह की मल्टीप्लाइसिटी से स्टेट की है, जिससे आप ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी दूसरी मल्टीप्लाइसिटी वाली स्टेट में, और ये रेडिएशन लेस रहती है, और इसका टाइम पीरियड रहता है 10⁻6 टू 10⁻3 सेकेंड्स, और यानी कि इतना टाइम लेगा ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ, तो अब आपका क्या हुआ कि यहाँ से पॉपुलेशन डिप्लीट हुआ, यहाँ पे आ गया, पॉपुलेशन यहाँ से डिप्लीट होना शुरू हो गया, तो हमारे लेज़र एक्शन के लिए ये सही नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि हो सकता है कि जो यहाँ से एमिशन हो इस टिक्के के बाद, जो आपके पास फोटोन आ रहा है, वहाँ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एब्सॉर्ब दैट फोटोन एंड इट कैन मेक ट्रांजिशन बिटवीन दिस नेक्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट अगेन, विच इज़ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर आर लेज़र एक्शन। सो और नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो T1 स्टेट से जब डिके होगा ग्राउंड स्टेट में, ये डिलेड प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में यही फ़र्क है कि फ्लोरेसेंस जो है ये सेम मल्टीप्लाइसिटी वाली स्टेज में हो रहा है, और ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मीन्स बहुत फास्ट है। अगर इसका टाइम पीरियड मैं कहती हूँ कि 10⁻−10 सेकेंड्स है, तो ये जो फॉस्फोरेसेंस है इसका रिलेटिवली टाइम पीरियड जो होगा 10⁻3 टाइम्स ज़्यादा होगा फ्लोरेसेंस के कंपेरिजन, यानी कि 10⁻7 10⁻8 सेकेंड्स में ये होगा। दिस इज़ अ डिलेड प्रोसेस। ये दो तरह की, ये डिफरेंट मल्टीप्लाइसिटी की स्टेट्स में हो रहा है, इट इज़ अ डिलेड प्रोसेस। लेकिन हम ये सब नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो और उसके बाद ये सब स्टार्ट हो। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो तरह से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि जो आपने फ्लैश लैंप लगा रखा है,
अगर वो फ्लैश लैम्प का जो टाइमिंग है फ्लैशेस का, वो इतना फ़ास्ट है कि ये टाइम कभी आने ही नहीं देता है वो। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लार्ज स्केल पे बात करें, मान लीजिए फ्लैश लैम्प का टाइमिंग्स जो फ्लैशेस का टाइम है, 2 फ्लैशेस के बीच में वो 1 सेकंड है और ये 10 सेकंड्स ले रहा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए। तो ठीक है, 1 सेकंड में हमारा काम हो रहा है, हमारा काम होता रह रहा है, वो बार-बार एक्साइट करता रह रहा है, तो एनर्जी देता रह रहा है, कंटिन्यूअसली ऑपरेशन होता रह रहा है, तो ये वाला टाइम तो आने ही नहीं दे रहा, वो इतना फ़ास्ट रेट पे ये पंपिंग कर रहा है। इतना कम नहीं टाइम पीरियड इतना निकलने ही नहीं दे रहा है, इतने फ़ास्ट रेट पे वो पंपिंग किया जा रहा है। सेकंड क्या हो सकता है? अब हमारे पास फ्लैश लैम्प तो है ही नहीं अकेला, हमने कहा कि हमारे पास लेज़र भी है, जिसके थ्रू हम इसको पंप कर सकते हैं। अब उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम में हम ये कर सकते हैं कि लेज़र आपकी लगी हुई है, एक्टिव रीजन आपका पंप रीजन है जिसमें आपने डाई सेल को रखना है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि डाई सेल को इतने फ़ास्ट रेट पे उसमें एक्टिव एरिया में से निकाल सकते हैं, उसको इतने फ़ास्ट रेट पे आगे मूव करवा सकते हैं कि ये वाला टाइम पीरियड ना आ पाए। समझ गए? जिस रेट पे आप मूव करवाएँगे पंप के आगे से उसको डाई सेल को, वो इससे रिलेटिवली फ़ास्टर होना चाहिए, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए टाइम उतना मिलेगा ही नहीं। तो हमारा लेज़र एक्शन जो है काफ़ी हद तक जो है डिटेरियोरेट नहीं होगा इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और इसके बाद जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच इज़ कि हम कैसे लेज़र को ट्यून करें। उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है, लेकिन दैट वी विल टेक ऑन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Hello students, I welcome you again to this Google Classroom. Today is our second lecture of second week. और पहले लेक्चर में हमने देखा कि एक डाई लेज़र जो है कैसे डिज़ाइन की जाती है, कैसे उसके पंपिंग के लिए ज्योमेट्री डिज़ाइन होती है, कैसे रेजोनेंट कैविटी का डिज़ाइन लिया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो एक डाई लेज़र है, एक डाई मॉलिक्यूल है रादर, उसमें कितनी ज़्यादा हमारे पास रेंज रहती है वेवलेंथ्स की, एमिशन स्पेक्ट्रम में भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि उसमें एक कंटिन्यूम रहता है लेवल्स का। क्यों रहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डाई मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी हैं, हमारे पास वाइब्रेशन स्टेट्स भी हैं, हमारे पास रोटेशनल स्टेट्स भी हैं, तो एक प्लथोरा है स्टेट्स का, एनर्जी लेवल स्टेट्स का, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूम रहता है। मोर ओवर जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं दे मेक फ्रिक्वेंट कोलिजन्स विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से, और जिस वजह से जो है कंटिन्यूम और भी ज़्यादा कोलिशन ब्रॉडेंट हो जाता है। सो एक वाइड हमारे पास रेंज रहता है वेवलेंथ्स चूज़ करने का। अब एक डिज़ायर्ड वेवलेंथ, इतनी बड़ी रेंज में से एक डिज़ायर्ड वेवलेंथ चूज़ करने के लिए कोई तो सेटअप लगाना पड़ेगा। कैसे करते हैं? उसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने शो की है ग्रेटिंग मिरर ट्यूनेबल लेज़र कैविटी। इसमें क्या किया है कि सीधी-सी बात जो फर्स्ट आपके दिमाग में आती है इस टाइम, कि मिरर M2 तो है लेकिन मिरर M1 नहीं है। यानी कि हमने मिरर M1 की जगह क्या रखा है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और क्योंकि ये एक रेजोनेंट कैविटी है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे मिरर होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि क्या हम बेसिकली ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है हमारी मिरर का काम भी करे और ट्यूनेबिलिटी में भी हमें हेल्प कर दे। तो वो हम कर सकते हैं, और दैट आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड कि कैसे हो पाता है ये। और उसको हम कहते हैं लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन, जिसके थ्रू हम ये कर पाते हैं। और इस फिगर में अभी आप देख रहे हैं कि जो आपने यहाँ पंप लगाया है, पंप जो है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पंप की कौन सी ज्योमेट्री है। सीधा दिखाई दे रहा है कि ये लेज़र बीम एक्सिस है, रेजोनेटर एक्सिस है, और ये आपका पंप का बीम है। सो दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसवर्स ज्योमेट्री। और इसमें जो फोकस करने के लिए हम लेंस यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं जनरली कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो इस पूरी जो डायसेल की लेंथ इधर से दिख रही है उसको कवर कर पाए, यानी कि यहाँ तक पूरी प्रॉपर हमारी रेडिएशंस पहुँच पाएँ, यहाँ पे इंसिडेंट हो पाएँ। सो
अब हम जानते हैं कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है दोनों काम कैसे कर सकती है। उसके लिए लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में आपको सारी थ्योरी पता है, सभी को इंटरफेरेंस थ्योरी पता है। सिर्फ लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिर्फ उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए वी स्टार्ट विद लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही बनाई है, बस पहले वाले में लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दूसरे वाले में लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन हमने डिराइव की है। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप सभी जानते हैं कि ओपेसिटीज़ हैं और ट्रांसपेरेंसीज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीरियड लिया है जिसके बाद वही दोबारा वही पैटर्न रिपीट होता है। ग्रेटिंग पीरियड है, दैट इज़ कैपिटल लैम्डा। और उसके बाद इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, ग्रीन कलर में शो की हैं। अगर वीडियो पिक्चर क्वालिटी अच्छी है तो आपको दिखाई दे रही होंगी। डायफ्रैक्टेड बीम जो है वो ब्लू कलर की लाइन से शो की गई है। और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल थीटा लिया है मैंने, और जो डायफ्रैक्शन एंगल है दैट इज़ थीटा एम। एक एंगल लिया है। आप सभी जानते हैं कि डायफ्रैक्शन एंगल्स में वेरी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स जो हैं उनके एंगल्स डिफरेंट होते हैं। नाउ जैसा इसमें देख रहे हैं आप कि डायफ्रैक्शन जो मैंने ऑर्डर लिया है दैट इज़ 1। आप क्योंकि m जो है इंटीजर है तो इंटीजर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिया है और इंसिडेंट बीम है और ये डायफ्रैक्ट कर गई। सिमिलरली जहाँ पे पीरियोडिसिटी है जिस हिसाब से नेक्स्ट बीम भी डायफ्रैक्ट कर गई है। अब किसी भी अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास जैसे हमने वहाँ मिरर के केस में जहाँ पिछले फिगर में, इस फिगर में हमने इसको रिप्लेस किया है, मिरर को रिप्लेस किया है विद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ बीम आए, ठीक है। बीम रिफ्लेक्ट बैक हो। उसके लिए अब कोई भी बीम्स हैं, यहाँ से इंसिडेंट बीम है और ये डायफ्रैक्टेड बीम है, हम चाह रहे हैं कि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो जो सिंपल सा लॉ है हमारा कि कोई भी दो बीम्स तभी इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिवली जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, पहले आप देखिए जो इंसिडेंट रेज हैं उनमें पाथ डिफरेंस है कुछ, और फिर उसके बाद जो डायफ्रैक्टेड रेज हैं उनमें भी पाथ डिफरेंस है। जो इंसिडेंट रेज हैं उनमें पाथ डिफरेंस है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज़ ए डैश बी डैश, और जो डायफ्रैक्टेड रेज हैं उन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो पाथ डिफरेंस रहता है वो है ए बी। यानी कि दो रेज इनके बीच में ही हम चाह रहे हैं कि इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड बीम के बीच में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो हम क्या चाहते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों रेस का, इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड का, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब यानी कि ए बी माइनस ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब क्या होता है कि अब आप सिंपल जो आप इंटरफेरेंस में भी करते आए हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में भी आपने किया कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्रू ये डिराइव कर सकते हैं ए डैश बी डैश कितना है और ए बी कितना है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हम ए डैश बी डैश देखना चाह रहे हैं कि कितना है। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ योर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ये, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको पता है कैपिटल लैम्डा है, और आपको बेस चाहिए ए डैश बी डैश। वो कैसे आएगा, यहाँ पे नॉर्मल और इसका एंगल जो है दैट इज़ थीटा। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉर्मल एंड देन दैट इज दिस एंगल इज़ थीटा। यू आर लेफ्ट विद एंगल 90 माइनस थीटा। द base a dash b dash is your hypotenuse times cos of the angle which is here is at this end. That means cos of 90 minus theta. It is basically lambda sin theta. Similarly AB आप derive कर सकते हैं which comes out to be capital lambda times sin theta m, और हमने यहाँ sin theta m in terms of sin theta and अपना capital lambda लिख लिया है। ये तो था सिंपल जो हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो सिंपल फॉर्मूलेशन हमने लगाई है, नथिंग एल्स। अब जब हम लिट्रो डायफ्रैक्शन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लाइट डायफ्रैक्ट भी हो और डायफ्रैक्ट किसके अलॉन्ग हो कि जिस लाइन के अलॉन्ग आ रही है उसी लाइन के अलॉन्ग जो है डायफ्रैक्ट हो जाए। तभी वो एक तरह से अगर आप पिक्चर बिठाएं मिरर के ऊपर जो लाइट फॉल होती है वही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एज सच रिट्रेस करती है वो पाथ अपना। तो यही हम चाह रहे हैं लिट्रो कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे है
और डायफेक्टेड रे भी उसी पाथ के अलॉन्ग है। इंसिडेंट रे है, डायफेक्टेड रे भी उसी पाथ के अलॉन्ग है, वही आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पीरियड है लैम्डा, कैपिटल लैम्डा। अब आपका पावर डिफरेंस कितना हो गया है? अब इस केस में आपका पावर डिफरेंस, दिस इज़ द ओनली पाथ डिफरेंस। ऑफ कोर्स क्या चीज़ है कि ये 2 बार ट्रेस होगा, बस सिंपल सी बात है, एक बार आते हुए और एक बार डायफेक्ट होते टाइम, इंसिडेंट टाइम, एक बार डायफ्रैक्शन के टाइम। सो अब आपका पावर डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए बी तो आपका 0 है, ए बी तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और क्योंकि ए और बी पॉइंट सेम है अब इस टाइम। अब क्या हो रहा है कि अब आपका पावर डिफरेंस हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए डैश बी डैश। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। इक्वल्स टू एम टाइम्स लैम्डा। सो साइन थीटा एल, ये थीटा एल क्या है? दैट इज़ योर लिट्रो एंगल, जिस पे हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं कि जिस लाइन के क्रॉस आपका इंसिडेंस है, उसी लाइन के क्रॉस आपका डायफ्रैक्शन है। सो इट कम्स आउट टू बी साइन थीटा एल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम टाइम्स लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल लैम्डा। अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इजीली इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम थीटा एम को माइनस ऑफ थीटा ले लें, यानी कि एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन को नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, तो उस टाइम क्या पिक्चर होगी? माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस एम लेमडा टाइम्स अपॉन कैपिटल लेमडा। सो माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा अपॉन कैपिटल लेमडा, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम लेमडा अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल लेमडा। सो यानी कि उस टाइम अगर हम ऐसा कुछ करें, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाएं और उसका एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दें, तो उस टाइम उस वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा? वो उस वेवलेंथ के लिए रिफ्लेक्शन का काम करेगी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग उस टाइम। तो इस सेटअप में अब क्या होगा कि मान लीजिए आपका कोई वेवलेंथ है जिसके लिए ये किसी एंगल पे पड़ी है, उस टाइम थीटा डी जो आपका थीटा एम है, सॉरी, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। सो उस टाइम क्या होगा कि आपकी जो वो वाली वेवलेंथ है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सिस्टम, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सिस्टम, नो अदर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि यहाँ पे इसका एमिशन जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूम है। बहुत सारी हमारे पास वेवलेंथ आ रही हैं। लेट अस से हमारे पास 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक सारी वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो मान लीजिए कि ये जो सेटिंग है एक टाइम पे किसी एंगल पे 100 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए सेटिस्फाई होती है। तो उस टाइम क्या होगी? 100 वाली इसके रिफ्लेक्ट बैक होगी डायसेल में, और बैक एंड फोर्थ मूव करेगी और एम्पलीफाई होगी, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और इसको हल्की सी रोटेशन दे देंगे तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अब चेंज हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब किसी और वेवलेंथ के लिए वो कंडीशन जो लिट्रो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, और वो वाली वेवलेंथ फिर बैक एंड फोर्थ इस कैविटी में मूव करेगी, ऑसिलेट करेगी, एंड अल्टीमेटली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली इसको बार बार रोटेशन देते जाइए उस रेंज के अंदर, और ये क्या हो रही है? ट्यून हो रही है, अकॉर्डिंगली आपके पास डिजायर्ड आउटपुट वेवलेंथ आ रही है जैसे ही आप इसको रोटेट करते जा रहे हैं। और इसमें इस केस में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को बोला जाता है रेट्रो रिफ्लेक्टर। मैंने रिफ्लेक्टर वर्ड नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ किया रेट्रो रिफ्लेक्टर। उसका ये मतलब है, रेट्रो रिफ्लेक्टर ऐसा डिवाइस है विच रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट इन टू इट्स सोर्स। जिस सोर्स से आ रही है उसी को इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी है, दैट इज़ अ रेट्रो रिफ्लेक्टर। सो इस सेटअप में अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे ट्यूनेबिलिटी कर पाते हैं किसी भी डाई लेज़र के लिए। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ओपेसिटीज़ भी हैं, ट्रांसपेरेंसीज भी हैं, तो लाइट आपको इस तरफ भी दिखे मिलेगी जो आप डिज़ायर्ड वेवलेंथ के लिए ट्यून कर रहे हैं। जिस टाइम उस एंगल पे, उस पर्टिकुलर एंगल पे आपको लाइट इस तरफ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। लेकिन इस तरफ लाइट हम क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ रोटेशन जैसे चेंज कर रहे हैं, तो उस बीम का भी चेंज हो रहा है एंगल, आउटपुट बीम का भी, लेकिन इस तरफ वो फिक्स्ड है। तो इस तरफ से लेना आउटपुट ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए, बजाय इस तरफ से लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाई लेज़र। इसके जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं दैट आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF और पिक्चर, एंड आई जस्ट होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डाई लेज़र में कैसे हम पंपिंग करते हैं, कैसे हम कैविटी डिज़ाइन करते हैं, और कैसे हम उसको ट्यून कर पाते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेज़र के साथ मिलते हैं. सो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.